गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब करते थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जब हम लोग डिस्क्राइब किए थे उस टाइम पे 9th एंड 11th का कंसेप्ट जो केमिस्ट्री में है वो हम पढ़ चुके हैं। एंड जो फिजिक्स में है चैप्टर आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो भी रदरफोर्ड के मॉडल का हिस्सा था। वो फिजिक्स के 12th चैप्टर में है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अभी वही रदरफोर्ड के लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक का नाम जो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, वो इम्पैक्ट पैरामीटर हम पढ़ेंगे। आज की जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 10, जो लेक्चर नंबर 10 में हमें इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर में। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है किस तरीका से हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये लास्ट होगा, रदरफोर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें देखते हैं, ठीक है बच्चे। बच्चे जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसको अगर हमें पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत तो हमें देखेंगे कि इम्पैक्ट पैरामीटर को क्या बोलते हैं, इसको हमें देखेंगे। सबसे पहले बच्चा ये देखो, जब हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़े थे उस टाइम पे हमने ये बताया था कि एक एटम होता है, इस एटम के अंदर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है कुछ डिस्टेंस तक न्यूक्लियर फोर्स का एक्टिव ज़्यादा होता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट जो होता है वहाँ तक होता है। फिर जब हमें अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन होके छोड़ते थे, पास करवाते थे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देकर, राइट, तो वो अल्फा पार्टिकल जाता था तो ठीक उसी जगह पर जहाँ तक न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग करता है वहाँ से सारे काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करवा के वहाँ से थोड़ी देर के लिए रेस्ट होकर वो अल्फा पार्टिकल जो है वापस आता था। ये अल्फा पार्टिकल जो है वापस आता था। अभी ये जो अल्फा पार्टिकल वापस आता था कहाँ से आता था ना, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल वापस आता था। अब सवाल यही है, सवाल जो क्वेश्चन है कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था वापस आ रहा था, ये 180 डिग्री एंगल पे आ रहा था, राइट। अब सवाल होता है कि कितने दूरी में, सपोज हमें यहाँ से अल्फा पार्टिकल को पासेस करवाएंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को पासेस करने से ये अल्फा पार्टिकल तो ऐसे पास हो रहा है, यानी यहाँ तक न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्टिवनेस नहीं है। यानी अगर थोड़ा नीचे से हमें डिस्टेंस में करेंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है मान लो, तो वो अल्फा पार्टिकल से जाते जाते एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, जाना चाहिए ऐसे लेकिन इस तरीका से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यानी वो एंगल, ये एंगल होता है थीटा। तो अब हमें ये कहेंगे टेक्निकली इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए कि सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस से जहाँ तक मतलब अल्फा पार्टिकल रिपल्सन नहीं होता है, डिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहाँ तक का दूरी हमें बोलेंगे, वहाँ तक का दूरी को जनरली हमें बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये वाला दूरी भी इम्पैक्ट पैरामीटर, कोई बात नहीं, इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, इस बीच में कोई भी हो सकता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर यही है, कहाँ से ना, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस से जहां तक मैक्सिमम दूरी में अल्फा पार्टिकल जा रहा है एटम के अंदर में, वहां तक का डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अभी यही इम्पैक्ट पैरामीटर को बच्चे हम किस तरीका से लिखेंगे, आपके लिए डेफिनेशन क्या रहेगा इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए वो चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर को बी द्वारा डिनोट करते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब इट इज द perpendicular distance of velocity vector of alpha particles, perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from
central line of a nucleus. From central line of a nucleus. From central line of the nucleus, when it is मतलब अल्फा पार्टिकल, it is far away from atom, यानी कितना दूरी तक का हो सकता है, far away from the atom is called impact parameter, is called impact parameter, इसको ही बोलेंगे is called impact parameter. इम्पैक्ट पैरामीटर रदरफोर्ड के द्वारा ये बताया गया. इट वाज डिनोटेड बाय द लेटर बी. इम्पैक्ट पैरामीटर को डिनोटेड करते थे रदरफोर्ड के द्वारा, बी द्वारा डिनोट किया जाता था. दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर. तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर में कहानी और क्या बचा ना, ये इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर में हमें ये बताएंगे कि अगर बी का वैल्यू कितने होने से कितना होता है इम्पैक्ट पैरामीटर. मान लीजिए हम कहेंगे बी अगर मैक्सिमम होगा, बहुत बड़ा होगा, तो वहाँ पर बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं होगा. बी वैल्यू जैसे तुम लोगों को पहले से पता था, मैंने बोला था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मिनिमम एंगल में डिफ्लेक्ट होते हैं एंड वेरी मिनिमम 1/12,000 अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्टेड इन ए 180 डिग्री एंगल्स, राइट. यानी मिनिमम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इन मैक्सिमम एंगल एंड मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इन मिनिमम एंगल. इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी दिया था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 थीटा बाय 2 करके फॉर्मूला दिया था. क्वेश्चन से मैं मिला करके मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा. अब सवाल ये होता है कि इन्होंने बोला कि जितना बड़ा होगा बी यानी डिफ्लेक्शन उतना कम हो जाएगा. ये बात को अगर हमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे कि इट इज इम्प्लाई दैट इफ बी वैल्यू बी इज मैक्सिमम, बी जब मैक्सिमम होगा तो फिर थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई नई वैल्यू होगा, यानी डिफ्लेक्ट नहीं होगा. इट इज इम्प्लाई दैट नो डिफ्लेक्शन विल अकर, राइट. सो नो डिफ्लेक्शन अकर, यानी डिफ्लेक्शन नहीं होगा. अगर सेकंड पॉइंट की देखा जाए, इफ बी वैल्यू अगर सपोज मिनिमम अगर होता है बी वैल्यू, तो थीटा वैल्यू होता है एग्जिस्ट करेगा, यानी बढ़ेगा, दैट इज इंक्रीज होगा. थीटा वैल्यू इंक्रीज होगा, सबसे इंक्रीज बात नहीं कर रहा हूँ, बढ़ेगा. तो फिर लास्ट में इफ बी अगर 0 हो जाएगा, मिनिमम नहीं होगा, 0 हो जाएगा, देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. यही कहानी पहले पढ़ चुके हैं. यानी दिस बी का वैल्यू एंड थीटा के साथ एक कैसा रिलेशन है ये आपने देख लिया. अब जब रदरफोर्ड ने क्या करा था, रदरफोर्ड डिड्यूस किया था एक रिलेशन. रदरफोर्ड डिराइव किया था, डिड्यूस ए रिलेशन बिटवीन बी एंड थीटा. वो बी एंड थीटा के बीच में एक रिलेशन डिड्यूस किया था, डिराइव किया था. वो रिलेशन क्या था ना, वो रिलेशन ये था, बी इक्वल टू के इंटू, या के के साथ क्या होता है, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपन के अल्फा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये फार्मूला रदरफोर्ड ने डिराइव किया था. बेटा ये फार्मूला क्या कहता है, मैंने तुमको बार बार बोला, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स वो नहीं है जो टीचर डिराइव कर दिया, एक डिराइव करके फाइनल इक्वेशन बना लिया, नहीं, वहाँ से फिजिक्स स्टार्ट नहीं है. फिजिक्स वो है डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आया, उस फार्मूला को अप्लाई करना कैसे तुमको आता है, वो फिजिक्स है. वहाँ से रियल थ्योरी शुरू होता है. ठीक है, मान लीजिए टीचर 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करके
आपके सामने में उस क्वेश्चन का समरी को थ्योरी के हिसाब से अगर डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलेंगे फिजिक्स। तो नाउ बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये फार्मूला उन्होंने डिराइव किया था। डिराइव कैसे हुआ था वो तुम्हारा नहीं है, ये फार्मूला है। तो जो ये होता है के अल्फा डिराइव हुआ था, तो न्यूमेरिकल के अंदर में कैसे कैसे आ सकता है ना। न्यूमेरिकल ऐसे आ सकता है कि डायरेक्ट आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे देगा, या अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। आपने चार्ज मल्टीप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे, तो ये दोनों में से एक रहेगा, या तो डायरेक्ट के अल्फा या तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वहां से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के अल्फा। फिर एंगल जरूर दिया रहेगा, के वैल्यू हमको पता है, तो हमें इम्पैक्ट पैरामीटर निकाल देंगे। ठीक है, मैंने यही क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए एक क्वेश्चन से, पुराना क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन से बनाया। वो क्वेश्चन ये है कि अगर 60 डिग्री एंगल पे 1000 अल्फा पार्टिकल से, मतलब क्वेश्चन को कंपोज मैं नहीं करा था, कहीं पुराना क्वेश्चन से में 100 अल्फा पार्टिकल था, मैंने 1000 करके कंपोज किया था। तो अगर 60 डिग्री एंगल पे 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो रहे हैं, तो 90 डिग्री एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल से स्कैटरिंग होंगे। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन में मैंने अभी जोड़ दिया कि जो 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल, इन दोनों के इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा। भाई जब एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, जब एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है तो पक्का क्या होगा ना, इम्पैक्ट पैरामीटर बनेगा। जैसे कि हमें यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन से ये है, मैंने क्वेश्चन बोला इफ 1000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इन 60 डिग्री एंगल, देन हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड इन 90 डिग्री एंगल, एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ दीज एंगल। उन दोनों एंगल के रेशियो फाइंड किया जाए। हम दोनों को अलग अलग निकाल देंगे, दोनों इम्पैक्ट पैरामीटर, बाद में रेशियो निकाल ले ना निकाल ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यही होता है कि हमें शुरुआत कैसे करेंगे। बच्चा जो क्वेश्चन का शुरुआत करने के लिए मैंने क्या बोला था ना, सबसे पहले मैंने बोला था, थोड़ा डायग्राम करके थ्योरी समझा रहा हूँ। तो ये होता है एटम, ये होता है उसका न्यूक्लियस, ये उसका पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट। अब जा रहा है अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल जब जा रहा है, ये उसका सेंट्रल लाइन है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल वापस आना शुरू कर देगा, वापस आना शुरू कर देगा। अगर इधर से कोई एक अल्फा पार्टिकल भी जा रहा है तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा बेंड हो जाए, हो सकता है कि ना बेंड हो, चलेगा। मान लो ऐसे हो रहा है तो हमें इसको भी करते हैं बी, अगर पास में आएगा उसको भी बी, क्योंकि बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बी का वैल्यू जीरो का मतलब 180 डिग्री एंगल पे थीटा सेम पाथ में आएगा, यानी सेंट्रल लाइन से अगर सेम पाथ में आ रहा है, जा रहा है, यानी बी कुछ भी नहीं है, बी है नहीं, बी डज नॉट एग्जिस्ट, बी जीरो हो जाएगा। बी ये डिस्टेंस को बोलते हैं, सही है। अब क्वेश्चन तो यही है, अगर छोटा क्वेश्चन से अगर हमें देखा जाए कि छोटा सा मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल से, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये होता है थीटा, एक्स एक्सिस में थीटा, एंड ये लिया गया है। देखा गया कि जैसे 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 थीटा का एंगल, थीटा बढ़ेगा, यानी थीटा जब 180 डिग्री तक चला जाएगा, तो हम देखेंगे वेरी मिनिमम अल्फा पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड विथ 180 डिग्री एंगल। तो यही बात को हमें जब शुरुआत में ये क्वेश्चन को करेंगे, यानी 1000 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री एंगल पे अगर डिफ्लेक्ट करता है, तो कितने अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा। पहले ये क्वेश्चन को मैंने करा चुका था, दोबारा करा के उन दोनों एंगल के लिए मैंने इम्पैक्ट पैरामीटर निकालूंगा, दोनों एंगल के लिए निकालूंगा। डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, पहले थोड़ा सा हमें चेक कर लेंगे, देख लो। अच्छा, इसके लिए जो फार्मूला था आपको मैं एक बार बता देता हूँ, फार्मूला क्या है ना। फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन फोर्थ थीटा बाय 2। ये था फार्मूला। तो इन्हीं फार्मूले में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1000 अल्फा पार्टिकल बेटा कितने एंगल पे जा रहा है, अगर 1000 अल्फा पार्टिकल से हमारा जा रहा है 60 डिग्री में, तो यानी हमें यहाँ पर कहेंगे n60, सबसे पहले कहेंगे n60
इक्वल टू एक्चुअली कितना है 1000 है, राइट। n60 इज इक्वल टू 1000 है। क्वेश्चन के अंदर में n90 पूछा, n90 पूछा, राइट। 60 एंड 90 पूछा। बेटा जो 60 एंड 90 पूछा तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे ना, मैं सबसे पहले n60 जब निकालूंगा, n60 तो 1000 है, फार्मूला पुट कर दूंगा इक्वल टू, इक्वल में k आ जाएगा, k अपन आपके साइन फोर्थ थीटा बाई 2, 60/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो फिर ये कितना होता है n60 कितना होता है बेटे 1000 होता है, ठीक है। मैं अभी n60 को n60 रहने दूंगा। तो जो n60 इक्वल टू यानी डायरेक्ट हो चुका है वैल्यू, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो एक स्टेप और कर देता हूँ। n60 इक्वल टू क्या होता है ना k बटा साइन स्क्वायर, 30 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का फोर्थ पावर, ये हो जाएगा वैल्यू। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 रख दिया। अब इसी से मैंने क्या कर देता हूँ, साइन या n90 के बारे में बात करता हूँ। n90 कितना हो जाएगा ना, n90 का फॉर्मूला हो जाएगा k बटा साइन फोर्थ θ/2, मतलब ये 45 पे आ जाएगा। तो दूसरा मैं कर दूंगा n90 इक्वल टू k बटा साइन 45 की बात कर देंगे 1/√2 पावर में आ जाएगा 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें दोनों को डिवाइड कर देते हैं, अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चा, दोनों को डिवाइड करते हैं तो कैसे मिलेगा, 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2/1 कर देंगे। अगर मैं कर देता हूँ n90 डिवाइडेड बाय n60 इक्वल टू 90 में क्या आता है k बटा 1/√2 का पावर 4 एंड डिवाइडेड को इंटू जब कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय k। अब ये k जब कट जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा 1/4। अब समझ लो आंसर हो जाएगा बेटा 1/4। जब आंसर 1/4 हो जाएगा तो मैं यहाँ पर कहूँगा n90 इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 1/4 इंटू n60, क्या हो जाएगा n60, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू n60 का वैल्यू 1000 था, तो यानी ये हो जाएगा 250। यानी 250 से अल्फा पार्टिकल से 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब हमारे इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए हमारे पास है k अल्फा गिवन है, हमें दोनों एंगल का इम्पैक्ट पैरामीटर निकालेंगे, राइट, दोनों एंगल के इम्पैक्ट पैरामीटर निकालेंगे। चलो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है बोला था मैंने ना, इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला पिछले में बोला था, बी का फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो बेटा जो बी का फॉर्मूला हम लेंगे, तो बी का फॉर्मूला तो हमको पता है अगेन, बी इक्वल टू k जेड ई स्क्वायर θ/2 अपन k अल्फा, यही था बी का फॉर्मूला। k अल्फा हमको दिया हुआ है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा। अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करूंगा तो मैं डायरेक्ट थोड़ा बहुत तो क्या कर दूंगा, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दे दूंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस से हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल के फिर इसमें पुट करेंगे। चलिए अब हमें क्वेश्चंस करेंगे दोनों के रेशियो में, कैसे क्वेश्चंस होगा। तो मैं कहूँगा इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, समझा बेटा, पहले 60 डिग्री वाला थीटा टू 90 डिग्री वाला थीटा को रेशियो निकालेंगे। कैसे भी निकालेंगे, थीटा 60 डिग्री होगा तो फिर b इजकल टू कितना होगा ना, b इजकल टू k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, यूनिट अभी जरूरत नहीं है, इंटू जेड गोल्ड आटम के लिए हमें 79 ही यूज करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर, इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के स्क्वायर हो जाता है, ई स्क्वायर इंटू θ/2। अच्छा यहाँ पर θ/2 नहीं था, cot θ/2, काम पर था क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर cot θ/2 बेटा, मैं थोड़ा सा इसको रब करके
इसको दिखाता हूँ फॉर्मूला में, ये आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। अब ठीक है, मैंने जब इसको फिर देखूंगा कहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये भी आएगा कॉट थीटा बाई 2, लिख दिया मैंने, इंटू कॉट थीटा बाई 2। बेटा कॉट थीटा कितना 60 बाई 2 डिवाइडेड बाय, इसमें आ जाएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने पहले दिखाया, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। B इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 79 इंटू 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻−38, 19 का डबल हो गया कॉट 30। बेटा कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 यानी कॉस 30 बाय साइन 30 करके कर सकते हो, वैसे नहीं तो याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉट 30 इज द √3। अब सवाल आता है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−13, मेगा को 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लाई कर ही दिया मैंने, वैल्यू ये आ गया, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास से क्या रास्ता होगा, 13 जब ऊपर जाएगा +13 हो जाएगा, 13 9 कितना होगा 22, 38 से 22 गया 16, ये शायद पता ही होगा तुम्हें। तो 9 इंटू 79 इंटू 2.56 इंटू 10⁻16 इंटू √3 बचेगा। हमारे कट क्या गया देखो, कौन सा ना, ये वाला कट, ये कट मिला के सब ये हुआ। अब डिवाइडेड बाय बच गया 128 यानी 12.8। मैंने 16 7 जा 128 ले लिया, डायरेक्ट आ गया 12.8। अब सवाल कहाँ पर आता है, यहाँ हमें देखेंगे कि B का वैल्यू में ये आया, तो ये जो B वैल्यू आएगा बेटा 979 इतना आएगा। इसमें से इसको जब हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन था रेशियो निकालना, मैं चाहूँ तो इसको निकाल सकता हूँ अभी कैलकुलेशन करने के लिए, मैं यहीं से भी इक्वेशन पुट कर सकता हूँ। इसको इक्वेशन कर दूंगा। दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा मॉडिफाई मैं इसमें से करूँगा, क्या करूँ बताओ। मान लीजिए बेटा मैंने इसको कर दूंगा 9, इनको कर दूंगा 7.9, तो 7.9 मतलब क्या होगा पता है, मैंने पॉइंट इधर ले आया, यानी 17 के बजाय 15 होगा वो, इंटू 2.56 इंटू 10⁻15 इंटू √3 ठीक है बेटा, इंटू √3 ये आ जाएगा। अब इधर से डिवाइडेड हो जाएगा 12.8 है। अगर मैं इसको 1.28 कर दूं तो क्या होगा, 1.28 कर देने से तो ये आ जाएगा 10 है, 10 ऊपर जाएगा माइनस है, तो 16 को 16 रहेगा फिर, तो यानी 1.28 कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने -16 को -16 कर दूंगा। मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। अब क्या बच गया, इस 7.9 को मैंने 8 ले लूँगा, 9 8 जा, देखो B कैसे आएगा, 9 8 72 इंटू 2.56 इंटू √3 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय आता है 1.28। बेटा 1.28 लगभग का कॉमन है, इसमें कोई मतलब नहीं है, एक मान के भी सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर में। तो हमको B का वैल्यू जो होगा मीटर के अंदर में सपोज इतना आ गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने बोला था रेशियो यानी कितना, कॉट 60 था। अगर मैं यहीं पर अगर मैं यहाँ पर बेटा इधर देखो, यहाँ पर मैंने कॉट 90 का B निकाल दूँ, अगर मैं B 90 डिग्री के लिए अगर निकाल दूँ तो 90 डिग्री के लिए निकाल दूँ तो B 90 डिग्री के लिए अगर निकालूंगा तो ये यही आंसर होगा कि अगर मैं यहीं से इसको ले लेता हूँ 9 इंटू 79 इंटू 2.56 इंटू 10⁻16, ये √3 था ना, कॉट 30 √3 कॉट 45 हो जाएगा। 90 मतलब कॉट थीटा बाई 2, 90 मतलब कॉट थीटा बाई 2,
तो 90/2 हो गया 45 भी, कॉट 45 भी 1 होता है। तो 1 को लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लिख देता हूँ तो ये आ गया, 100 डिवाइडेड बाय तो 12.8 रह गया। मैंने इस इक्वेशन के हिसाब से सेट किया। तो अगर हम इसको दोनों को रेशियो को डिवाइड करना चाहते हैं, किसको, कॉट 60, अगर ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दूं, मैं चाहूँगा तो इसको सही से कैलकुलेट करके मैं आगे निकाल दूं। कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैंने इधर भी कैलकुलेट कर दूंगा। देखो, फिर मैंने 1 से लेके 2 तक उसी को डिवाइड कर दूंगा, आंसर √3 आ जाएगा। देखो बेटा क्या होता है, इसमें से 16 आ गया, 12। मैंने निकालना सिखाता हूँ, तुम लोगों को निकालना सिखाता हूँ। चलो क्या होता है, b इजकल टू, देखो इसको मैंने सॉल्व करूंगा। ये 1.28, ये 2.56 है। मैं एक काम करूंगा, मैंने एक पॉइंट पीछे ले लूंगा, 7.2 कर दूंगा। 7.2 कर दूंगा तो ये -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा 7.2, यानी ये 0.5 भी। तो 8 दूनी 16 कर दूंगा, इसको 1 में डिवाइड कर दूंगा। ये करीब करीब आ जाएगा 16 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻15 15 के आसपास आ गया। मैंने इसको 15 कर दिया था, तो करीब इतना आ गया। अगर ये इतना आया तो लगभग बीटा वाला ये बी 90 डिग्री वाला जो आएगा वो भी उतना ही आएगा। ये भी आएगा 16 इंटू 10⁻⁻15 के आसपास, ये दो इक्वेशन आ जाएगा। जब हमें दोनों को डिवाइड करेंगे, इट इज इम्प्लाई दैट बी 60 डिग्री डिवाइडेड बाय द बी 90 डिग्री का जब रेशियो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा √3। दोनों को डिवाइड कर देने से आंसर बचेगा √3, बाकी सब कट जाएंगे, आंसर बचेगा √3। इसके अंदर में थोड़ा बहुत 1.280 भी बचा होगा। तो ये रेशियो आएगा √3, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है सब सेम है। इधर cot θ/2 √3, इधर cot θ/2 जो होगा 1 होगा, तो उसके वजह से रेशियो हमारा बराबर में √3 ही आएगा। समझे? तो आप इस क्वेश्चन के समरी को चेक करो कि क्या कहता है इम्पैक्ट पैरामीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम। एंड यही इसी में से जितना b बड़ा होगा उतना थीटा कम होगा। जब b 0 हो जाएगा थीटा मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री होगा। एंड जो फॉर्मूला आएगा b निकालने का, इम्पैक्ट पैरामीटर निकालने का, इट इज k इंटू Z² cot θ/2 बटा काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तुम क्या करोगे, उसको चार्ज को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल दोगे पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देने से फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। ऑलमोस्ट कैलकुलेशन सिमिलर है, 1-2 बार कैलकुलेट करने से ये वैल्यू सब सेम आ जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो सवाल हमें जो पढ़े अभी इस टॉपिक के अंदर में, ये वाला जो टॉपिक हमें था पहले कि क्वेश्चन के अंदर में ये जो टॉपिक था कि 1000 अल्फा पार्टिकल अगर डिफ्लेक्टेड हो रहा है 60 डिग्री एंगल पे, तो कितने अल्फा पार्टिकल से 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा, वो तो 250 हो गया। तो फिर उसी 1000 अल्फा पार्टिकल के लिए जो 60 डिग्री एंगल था, तो cot 60/2 30 हो गया, cot 30 √3 आ गया। तो √3 पुट करके हमें इम्पैक्ट पैरामीटर निकाल दिया। फिर cot 45 भी 1 हो गया, उसको पुट करके हमें इम्पैक्ट पैरामीटर निकाल दिया। दोनों को डिवाइड कर देने से रेशियो आ गया √3। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन करने का तरीका है। तो इस तरीका से इम्पैक्ट पैरामीटर बेटा हुआ, इस तरीका से इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा हुआ, cot θ/2 था। इम्पैक्ट पैरामीटर होने के बाद हमारा क्या खत्म हो गया ना, ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सारे टॉपिक की हमारा खत्म हो गया। शुरू का जो टॉपिक था लेक्चर 8 तक, वो 9th क्लासेस के थे। ये जो 9 एंड 10 क्लासेस जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ ही नीट जेई फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन से अगर नीट वाले जेई वाले देंगे तो इस वीडियो से ही क्वेश्चन से रह जाएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीका से मैंने सारे वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको फायदा होगा। क्योंकि फ्यूचर में मैंने जो भी वीडियो मेरा होगा
उसको मैं एंड में प्राइवेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए अगर आप पहले से सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास लिंक ही भेजा जाएगा। तो ठीक है, यही है इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया ख़त्म। बोर मॉडल मैंने फिजिक्स ही केमिस्ट्री को मिलावट करके सब कुछ पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।